Hello friends, I welcome you all to Pratidin Current Affairs News discussion of 13th of April 2026, and today we are going to discuss from the perspective of UPSC as well as APSC those all the articles which are very important. सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडियाज़ डिजिटल स्पेस। इस पूरे टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। नाउ क्या बताया गया? यस, इंडिया दुनिया में एज अ ग्लोबल लीडर इमर्ज कर चुका है इन डिजिटल पेमेंट्स, क्योंकि कुछ डेटास को पुट फोर्थ करके बताया गया है दैट क्यों इंडिया डोमिनेट करता है दुनिया का रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्योंकि जनवरी 2026 का डेटा है दैट 28.33 लाख करोड़ रुपीस का पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है यूजिंग यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट्स, जिसमें 81% ऑफ इंडिया का जो रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शंस है और 49% ग्लोबल का रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो है एज पर द डेटा विच वाज गिवन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वो इंडिया का ही है। तो कैन यू सी दिस, मतलब दुनिया में अगर 100% डिजिटल रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते तो वो 81% तो इंडिया में है ना, और इंडिया 49% दुनिया का ग्लोबल रिटेल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस करता है। सो यहां पे बताया गया जैम ट्रिनिटी के बारे में, है ना। नाउ जैम ट्रिनिटी का फुल फॉर्म क्या है? जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल। नाउ इसका फुल फॉर्म समझते हैं। देखो, जे फॉर जनधन बोले तो मतलब आपको बैंक अकाउंट खोलना अलाउ किया जाएगा, दैट इज यू विल बी फाइनेंशियली इंक्लूडेड एंड दैट टू विथ जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट। आधार फॉर यस, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है वो फॉर ऑथेंटिकेशन एंड टारगेटिंग। जैसे अगर सोचो गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, उसका स्कीम आपका फायदा पहुंचाया जाएगा तो हाउ कम, यस आधार से रिलेट किया जाएगा। और साथ ही साथ मोबाइल, दैट इज रियल टाइम ट्रांजैक्शंस डेटा जो है आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस जिससे कर सके। इस जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का फायदा क्या है? दैट यस, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो इंश्योर करता ही है, बट साथ ही साथ पहले पता है क्या होता था, सरकारी जो स्कीम्स का जो फायदा मिलता था ना नॉर्मल जनता तक, जैसे अगर गवर्नमेंट अगर 100 रुपए बेचती थी ना तो जनता को शायद ही 1 रुपया भी नसीब नहीं होता था, क्योंकि बीच में जो 99 रुपीज से भी ज्यादा जो पैसे हैं वो बीच के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग घपला कर देते थे। मतलब बहुत ज्यादा लीकेज था, बहुत ज्यादा करप्शन था। बट अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से फायदा ये हो रहा है, अगर गवर्नमेंट आपको अगर 100 रुपीज भेज रही है ना, आपको भी कितना बैंक अकाउंट में मिल जा रहा है? पूरी 100 रुपीज। मतलब गवर्नेंस में कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, फाइनेंशियली लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जा रहा है, राइट। तो यहां पे यही बोला गया दैट जो जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी है ना, इससे नॉर्मल सिटीजन्स को प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर डिजिटल फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। अच्छा, अगर ग्लोबली अगर हम लोग बात करें रिकॉग्निशन ऑफ यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का अगर बात करें, यस आईएमएफ ने रिकॉग्नाइज किया दैट हमारा जो इंडिया का यूपीआई है ना वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है बाई वॉल्यूम, और इंडिया ने पूरे दुनिया के फिनटेक इनोवेशन के सेक्टर में एक ग्लोबल बेंचमार्क फिक्स कर दिया है। तो सवाल होता है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी क्या होता है? चलिए थोड़ा देख लेते हैं। देखो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई के द्वारा, और इसके की फीचर्स अगर हम लोग बात करें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का, इसमें एक वर्चुअल पेमेंट का एड्रेस मिलता है। मतलब आपको अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, जैसे देखते नहीं हो दैट आप सिंपली किसी का मोबाइल नंबर में डायरेक्ट पेमेंट भेज सकते हो, क्यूआर कोड एक्सेस करो डायरेक्ट मोबाइल पेमेंट। क्या आप उसके बैंक का अकाउंट नंबर डालते हो? क्या नहीं ना, राइट। तो और ये रियल टाइम 24/7 ट्रांजैक्शंस चलते रहता है, इंटर ऑपरेबिलिटी होता है अक्रॉस द बैंक्स एंड डिफरेंट एप्स, एंड लो कॉस्ट आर्किटेक्चर है इसका। और स्केल और ग्रोथ की अगर बात करें तो अराउंड 20+ बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ये अर्बन ही नहीं रूरल एरियाज में भी अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की अगर बात करें, कौन इसको रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो अब बताइए, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। इनफैक्ट अप्रैल 1 2026 से कुछ और भी रेगुलेटरी मेजर्स आए, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आया है जिसको मैंडेटरी कर दिया गया है। दैट इज आपको पिन और ओटीपी भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो ये 2-in-1 चीजें होएगी। इससे फायदा ये हो जा रहा है दैट एक ऑथेंटिकेशन जो लेयर है वो हम लोग का ज्यादा इनहांस हो रहा है। इससे इंश्योर हो रहा है सिक्योर और ट्रस्ट वर्दी ट्रांजैक्शंस एज वेल। अच्छा,
ग्लोबल एक्सपेंशन अगर हम लोग बात करें यूपीआई का, तो यस, यूपीआई जो है अभी ऑपरेशनल है इन मल्टीपल कंट्रीज, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर। बताइए, इन सारे कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है। इनफैक्ट आई एम जस्ट, कुछ दिन पहले मैं एक व्लॉग देख रहा था किसी का, इंडियन टूरिस्ट गया था नेपाल में, ठीक है, तो नेपाल में भी वो क्यूआर कोड को स्कैन करके, यस, इंडिया वाला क्यूआर कोड को स्कैन करके आराम से आप पेमेंट कर पा रहे हो। हाँ, वहां पे जैसे हम लोग का रहता है ना दैट, हाँ 10 रुपया पेमेंट तो 10 रुपया ही दिखाता है, देन 1000 रुपये तो 1000 रुपये ही दिखाता है। वहां पर क्या है ना, विथ वो नेपाल का जो रुपी का वैल्यू है वो भी दिखा देता है दैट अगर आपका बैंक से अगर 100 रुपीज कट रहा है तो वो नेपाली कितना रुपया हो रहा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ का 100 रुपीज, नेपाली का 160 रुपीज हो गया, तो आपको क्लियरली दिखाएगा दैट हाँ इतना रुपीज नेपाली में पेमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज अमेजिंग दैट इज बीइंग ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आप एक चीज सोचिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टो 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 ना, क्रिप्टो को बहुत हद तक दुनिया में रिप्लेस कर सकता है ये हमारा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग यूपीआई बोलते हैं। क्योंकि क्रिप्टो में भी क्या है, आप किसी का क्रिप्टो एड्रेस से आप कहीं से भी इंडिया से यूएसए में पैसा भेज दोगे, राइट। अब सोचो अगर ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज यूपीआई ही हमारा इतना स्ट्रांग हो जाए, तो जिससे कि अगर यूपीआई, सोचो फ्रांस में भी यूपीआई चले तो कितना अच्छा होगा। इंडियन टूरिस्ट फ्रांस में जा रहा है, डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट कर दे रहे हैं, है ना। तो वही बोल रहा है दैट इस टाइप के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। चलिए, जो भी चीज हम लोगों ने डिस्कस किया ना, उसके बेसिस पे दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल श्योरली बी चेकिंग योर आंसर्स। नेक्स्ट इज सागरमाला प्रोग्राम, दैट इज स्पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमिक, इंक्लूसिव ग्रोथ, साइंस एंड टेक, इन सब टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सागरमाला प्रोग्राम यह एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसके तहत इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है। ये न्यूज़ में था और बताया गया था दैट इतने सारे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट अराउंड 315 प्रोजेक्ट्स के आसपास कंप्लीट हो चुके हैं, और ऑनगोइंग जो है रफली अराउंड इतने प्रोजेक्ट्स, जो कि 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसे के प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो सवाल होता है, सागरमाला क्या होता है? सागरमाला, व्हाट इज सागरमाला? देखो, ये सागरमाला एक प्रोजेक्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर मार्च 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पोर्ट लेड डेवलपमेंट। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल यहां पर है मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। अब देखो, मैंगलोर पोर्ट के आसपास बहुत सारे गांव हैं। अब यहां पे गांव नहीं, रैदर यहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लाया जाएगा, और वो भी डेवलपमेंट क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पे पोर्ट है। तो पोर्ट है तो यहां पे छोटे मोटे फैक्ट्रीज बनेंगे, यहां पे कुछ कुछ ड्राई पोर्ट्स बनेंगे, है ना। तो आसपास वाले गांव का ही तो डेवलपमेंट होगा ना। तो वही बोला गया दैट इसका एम ही है पोर्टलेट डेवलप किया जाए। और ओवरऑल इंडिया में अगर देख लीजिएगा, रफली अराउंड 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हम लोग का कोस्ट लाइन है, पता है ना। तो इतना जब बड़ा कोस्ट लाइन है तो सोचिए, और कोस्ट लाइन के अलोंग कितने लोग रहते हैं, तो ये बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, राइट। इससे फायदा क्या होगा? लॉन्गर रन में जो इंडिया के लॉजिस्टिकल एफिशिएंसीज है ना, वो इंप्रूव होंगी, और रिड्यूस होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यही नहीं, प्रमोट होगा हमारा कोस्टल शिपिंग एज वेल एज इनलैंड वाटरवेज भी। इंपॉर्टेंस अगर देख लीजिएगा मैरीटाइम सेक्टर का क्या है, तो देखो इसमें क्लियरली बोला गया दैट 11,000 किलोमीटर से क्योंकि ज्यादा का ये है, और हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स है और 200 से भी ज्यादा नॉन मेजर पोर्ट्स है। और इनका रोल पता है क्या है? बाई वॉल्यूम, अगर जितना भी सामान का ट्रेड होता है ना, 95% जो वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम मैं बोल रहा हूं, राइट, वो आपका इधर से ही ट्रेड होता है। और 70% ऑफ ट्रेड बाय वैल्यू, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जो क्या विच आर नॉट कैरिंग आउट थ्रू द शिपिंग रूट्स एंड ऑल, राइट। सो सबके लिए नहीं, बट हाँ 70% के आसपास का जो बाय वैल्यू ट्रेड जो है वो शिपिंग रूट से ही किया जाता है, राइट। तो अब देखो, जब इतना हो रहा है इंडिया के प्रोडक्शन का, तो अनडाउटेडली मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट अगर करना है तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एज वेल, जो क्या
इसके तहत, दैट इज हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत किया भी जा रहा है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के 5 जो मेन पिलर्स है वो क्या है? पोर्ट को मॉडर्नाइज करना और नए पोर्ट्स को बनाना, मतलब पोर्ट्स को डिजिटाइज करना, उसमें मैकेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट जरूरी है वो सब इंश्योर करना, और कैपेसिटी को एक्सपेंशन करना। पोर्टलेट इन्हांसमेंट करना, दैट इज डेवलपमेंट करना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जिसमें रोड हो, रेल हो, इनलैंड वाटरवेज का प्रोडक्शन हो, और इंश्योर करना दैट एक हिंटरलैंड कनेक्टिविटी इंश्योर हो सके। पोर्टलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज एस्टेब्लिश करना कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को डेवलप करना नियर द पोर्ट जिससे रिड्यूस किया जा सके कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल, और साथ ही साथ कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है, जहाँ पे फोकस किया जाएगा ऑन फिशरीज, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन। क्योंकि देखो अनडाउटेडली अगर पोर्टलेट डेवलप कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल दिस इज द पोर्ट, अगर उसके आसपास अगर डेवलपमेंट अगर आप चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों का ही तो डेवलपमेंट होना चाहिए पड़ेगा। और यहाँ के लोग पहले किस में इन्वॉल्व थे? फिशरिंग सेक्टर में। अनडाउटेडली अभी भी फिशिंग चलेगा, बट है ना, क्योंकि फिशिंग इज नॉट दैट मच रिन्यूएबल एक्टिविटी, सो दोज पीपल कैन बी डाइवर्टेड टू अर्न डिफरेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल, राइट। इस रीजन में टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको प्रमोट किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन जिससे इंश्योर हो सके, जिससे ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ लाया जा सके। और फाइनली कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को भी प्रमोट करना। क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट विल प्रमोट द इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट्स, क्योंकि अभी क्या है ना, दैट अभी ट्रांसपोर्टेशन मेनली रोड या फिर रेलवे से होता है ना। तो अभी अगर हम लोग शिप कोस्टल रीजन से भी एक रीजन, जैसे कलकत्ता से अगर मुझे चेन्नई भेजना है, रोड से ना भेजकर मैं अगर शिपिंग रूट से अगर भेजूं, कितना अच्छा होगा ना। तो इससे जो बर्डन है ऑन द रोड या फिर रेलवेज नेटवर्क वो डिक्रीज होगा, प्लस साथ ही साथ ये एक इको फ्रेंडली ऑप्शन भी है हमारे लिए। तो ओवरऑल अगर सिग्निफिकेंस की बात करें सागरमाला प्रोजेक्ट का, यस ये लॉजिस्टिक का कॉस्ट को बहुत रिड्यूस कर देगा, ये एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, और रीजनल ओवरऑल जिससे डेवलप हो सके, राइट ना। बट इतना सब कुछ आसान से तो हम लोगों ने बात कर लिया दैट हाँ ये होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगा, मेक इन इंडिया प्रमोट होगा। भैया तो इतना जल्दी, बहुत साल पहले ही तो ये इंप्लीमेंट हो गया, तो अभी भी सब कुछ प्रॉपरली क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि देखो कुछ तो चैलेंजेस आते ही है ना। कोई भी अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो गवर्नमेंट को तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आएंगे। इसमें मेन चैलेंजेस क्या है? लैंड एक्विजिशन। क्योंकि अगर आपको उस रीजन को गवर्नमेंट को एक्वायर करना है तो किससे एक्वायर करोगे भाई, है ना। हम लोग तो कोई चाइनीज टाइप का गवर्नमेंट नहीं है ना, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों का जमीन है तो लोगों के परमिशन लेकर एक्विजिशन करना पड़ता है। और एक्विजिशन जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हेडेक है मैं बोल सकता हूँ, राइट। इन्वायरमेंटल कंसर्न हम लोग को देखना पड़ेगा, दैट इज कोस्टल इकोसिस्टम कहीं ना कहीं बर्बाद ना हो। कोस्टल रीजन में डेवलपमेंट आना तो बहुत ईजी है, बट उस कोस्टल इकोसिस्टम को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हम लोग को सेंटर और स्टेट्स के बीच में, राइट। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो भी है उन सबको दूर करके मेक श्योर करना पड़ेगा फाइनेंसिंग भी प्रॉपर हो सके, जिससे डेवलपमेंट भी जल्दी से जल्दी लाया जा सके। सो उसके बेसिस पे सागरमाला प्रोजेक्ट से ये क्वेश्चन एमसीक्यू बना है, राइट। जस्ट गो थ्रू दिस एमसीक्यू एंड ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल श्योरली बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। थैंक यू।